यहाँ जितने भी व्यक्ति बैठे हैं सर, प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ हजारों लोगों का हजूम लेकर के चल रहा है। मैं जोरदार तालियों से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आप सभी समाज की वो शख्सियत है जो समाज को राह दिखा रही हैं, एक बेहतर भारत निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। कार्यक्रम को हम आगे चलाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जिस विषय पर आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं उस विषय के लिए श्री लालपुरा साहब दें, तो मैं एक बार उन्हें माइक देने से पहले निवेदन करूंगा कि हम लोग इनका अभिनंदन करें। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करें। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र, नमो बुद्धे, खुशामदीद, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं 6 धर्मों का वकील हूँ सरकार के पास, और उनका एजुकेशन, उनकी एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, गरीबों के लिए, और उनसे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऐसा मेरा दायित्व है। मुझे ऐसा काम दिया गया है। तो आप सभी लोगों की सेवा वाले हैं। जो संगठन आप चला रहे हैं वो केवल और केवल लोक सेवा के लिए है। ऐसे लोगों का इकट्ठे होना और उसका अगर एक मिशन बन जाए सभी लोगों का कि हम सब मिलके ये काम करेंगे, चाहे कहीं भी हो, कोई छोटा सा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो जिसको हम लेके आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, 75 ईयर, अब 76 पूरे हो जाएंगे थोड़े दिनों में। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जो जब देश बटा तो उसमें आबादी का तबादला जो है, ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन वाज नॉट ऑन द एजेंडा, और ये था कि जहाँ जहाँ बैठे रहे लोग रहेंगे वहाँ वो अपना कारोबार करते रहेंगे। लेकिन ये फैसला अच्छा था या बुरा, हमने सब ने इसको भुगता है, हमारे बुजुर्गों ने भुगता है और देखा है। बहुत बड़ी तबाही हुई, 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, और आज तक भी देश जो है वो उस जगह नहीं पहुंचा जहां पहुंचना चाहिए। पिछले समय में मैं क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता हूं, सभी को पता होना चाहिए ये कमीशन है क्या और कैसे बना। दुनिया भर में ये कमीशन तो नहीं, 18 दिसंबर 1992 को से शुरू हुआ कि 18 दिसंबर जो है माइनॉरिटी डे दुनिया भर में मनाया जाएगा। लेकिन हमारा जो माइनॉरिटी कमीशन है भारत में, ये जनवरी 1978 में बन गया था। और इसका बनाने का कारण क्या था, मैं कुछ साल पहले अडवाणी जी को मिला था, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई भाई उसके प्राइम मिनिस्टर बने, तो ये सोचा गया कि पिछले 30 साल में 47 से 77 तक जो माइनॉरिटीज हैं उनके मन में एक डर की भावना है, दूरी की भावना है, डर है उनके मन में। अगर और उनके जो डिस्क्रिमिनेशन होती है और इनइक्वालिटी है, ये ऐसी भावना पिछले 30 सालों में जो लोग इस देश में राज कर रहे थे, उन्होंने माइनॉरिटीज को अपना वोट बैंक बना के उसके लिए ये भावना पैदा की है। तो हमने सोचा कि देश में माइनॉरिटीज को इकट्ठे करने के लिए, उनको बराबरी के लिए एक कमीशन बनाया जाए। तो कहते हैं मेरी बात अटल बिहारी वाजपेयी जी से हुई,
जो भारत के विदेश मंत्री थे, मैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर था। तो हमने मोरारजी देसाई जी से बात की, क्योंकि वो भी गुजरात से थे, अडवाणी जी भी गुजरात से थे, उम्र में उनसे छोटे थे, इसलिए उन्होंने बच्चों की तरह उनको बना लिया कि वाकई ऐसा कुछ बनना चाहिए। 2 कमीशन एक ही दिन बने, एक माइनॉरिटी कमीशन, एक शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, और फैसला ये हुआ कि दोनों के चेयरमैन जो है सेंटर के वजीर बनाए जाएंगे, केंद्र के मंत्री बनाए जाएंगे, यूनियन मिनिस्टर है किनको दिया जाएगा। तो तब से, जबकि दुनिया में 1992 में ये कमीशन के बारे में सोचा गया, तो जो हमारे उस समय के लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी या अडवाणी जी, जो जनता पार्टी के हिस्से में थे, तब ना जनसंघ थी ना भारतीय जनता पार्टी थी, उन्होंने सोचा कि देश में, और लगता भी नहीं था कि जनता पार्टी फेल होगी और ये लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहेगा, तो उन्होंने सोचा कि इनकी इनइक्वालिटी जो लर्किंग थ्रेट ऑफ है उसको, ऑफ डेंजर एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसको खत्म करें। लेकिन अभी ये कमीशन बच्चा ही था कि इसके पिता की मौत हो गई। लगेंगे कि अब ऐसा था 79 या 78 में बना, 79 15 जुलाई को मोरारजी भाई की सरकार टूट गई, और ये फिर जो लोग डराते थे ये फिर उनके पास आ गया। तो उन्होंने अब सोचा कि यार ये जो डर है ये चला गया, इनइक्वालिटी की भावना चली गई, डिस्क्रिमिनेशन की भावना चली गई, तो हमें वोट कौन देगा, तो इनको तो अलग से रखना चाहिए। तब ये बात हुई कि 15 पॉइंट प्रोग्राम बनाया जाए, जिसमें एजुकेशन का दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया जाए और डिस्क्रिमिनेशन का दिया जाए। लेकिन हमने जब सबने स्टडी किया कि भारत में विकास की 125 योजनाएं हैं, 125 आज तक मोदी जी की सरकार ने बनाई है, क्या उनमें कोई ऐसी योजना है जिसमें लिखा गया कि ये माइनॉरिटी के लिए नहीं है? अगर हमारे पास 125 योजनाएं हैं तो उनको घर घर क्यों ना लेके जाया जाए, उनसे लोगों का विकास क्यों ना हो? ये जो 12 हैं, और क्योंकि 3 तो इस बात के लिए है कि पुलिस जो है वो क्राइम प्रिवेंट करेगी अगेंस्ट माइनॉरिटीज, उसको डिटेक्शन करेगी और कई बार उसको प्रोसिक्यूट कराएगी जिसको दोषियों को सजा मिले। तो अभी तक क्योंकि शुरू से नहीं हुआ, मैं सारे देश में जाता हूँ, किसी भी स्टेट की पुलिस ने किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं बना कि इसको कैसे हम प्रिवेंट करेंगे। उसकी जब तक या शुरू ही नहीं होगा काम, तो कहाँ खत्म कहाँ होगा। तो मैं अभी पूरे देश में बोल रहा हूँ सभी को कि ये भाई प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर बनाओ। स्टैंडिंग ऑर्डर के बिना आपकी गाइडेंस कैसे होगी? ये लोग कैसे मिलके बैठेंगे जब आपकी कोई योजना ही नहीं है? तो अभी तक तो बनी नहीं। मैं पीछे बदायूं में था, उत्तर प्रदेश में, वहाँ के जो कलेक्टर साहब थे, मैंने और एसपी साहब थे, उनको भी बोला, तो उन्होंने थोड़ा झूठ बोलने की कोशिश की कि जी ऐसे है वैसे है। मैंने कहा यार जो बना है मुझे भेज दीजिए, आज तक तो आया नहीं। सो ये जो हमारा बेसिक है, लेट अस कम बैक टू द बेसिक, कि जो डर की भावना है वो खत्म होनी चाहिए। हमारे देश में, मैं कल मदनी जी को मिला था और उनसे बात हुई, उनके मन में बहुत सारे गिले शिकवे थे। तो उन्होंने बोला कि भारत में कई सालों से 20,000 मुसलमानों का कत्ल हुआ, लेकिन अब देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है कितना क्राइम हुआ है और उसके पीछे कितना हुआ। ये मदनी जी की बात है, ये हमारे सामने है। यहाँ अब अमन शांति भाईचारा बड़ा है, क्योंकि हमारा जो मकसद था हमारे बुजुर्गों का यही था कि इनके मन से डर की भावना खत्म की जाए। और जो हमारी स्कीम्स हैं फॉर माइनॉरिटीज, वो अलग से 12 स्कीमों का ठीक है,
दूसरों के लिए 125 है, इनके लिए 137 है, लेकिन कई तो डुप्लीकेसी है। लेकिन ये सभी स्कीमें या तो डेवलपमेंट के लिए है, जैसे किसान सम्मान निधि है, हर किसान को मिलती है, कहीं नहीं लिखा कि ये माइनॉरिटी वाले को नहीं मिलेगी, लेकिन ये इसमें एक जरूर लिखा है कि ये 5 एकड़ से कम वालों के लिए है। अमीर आदमियों को नहीं मिलेगी, जो बड़े जिम्मेदार हैं उनको नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इसी तरह राइट टू एजुकेशन है, 8th क्लास तक सारी एजुकेशन फ्री है, लेकिन है सरकारी स्कूलों में, जहां यूनिफॉर्म भी फ्री मिलती है, बुक्स भी फ्री है, दोपहर का भोजन भी मिलता है और कोई फीस भी नहीं ली जाती। उसके बाद फिर जो फीस है वो चार्ज की जाती है। ये सभी के लिए है। इसी तरह इंश्योरेंस की स्कीम है, वो भी सबके लिए है। 5 लाख तक की इंश्योरेंस जो गरीब आदमी है उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इसको दिया जाता है। पिछले सालों में 13.5 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से पिछले 5 साल में ऊपर आए हैं। देश 10 नंबर की इकॉनमी थी, आज 5 नंबर की इकॉनमी है और थोड़े समय में ये नंबर 2 या 3 पे भी आ जाएगी, ऐसा जो अर्थशास्त्री है उनका विचार है। हमारे बैंक घाटे में चल रहे थे क्योंकि फ्रॉड हो रहा था, लोन लेता था वापस नहीं करता था। आज ये है बैंक में लोन भी MSME के द्वारा और हर स्कीम के द्वारा पैसा अवेलेबल है। झुग्गी झोपड़ी वाले जहाँ कभी बैंक में जाके खाता खुलवाने के लिए आपको 2 साथियों की जरूरत होती थी जो विटनेस थे। पहले तो विटनेस ढूंढे जिनका उस बैंक में अकाउंट हो, तब जाके आपका खाता खुलता था। लेकिन अब हर आदमी को, किसी को पैसे की भी जरूरत नहीं है। जनधन योजना में हर एक आदमी का खाता खुलता है। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने ध्यान दिया कि देश जो पैसा केंद्र सरकार की तरफ से जाता है वो केवल 15% नीचे पहुंचता है, 85% रास्ते में रुक जाता है। लेकिन अब तो पैसा सीधा प्रधानमंत्री जी के इशारे पे केंद्र सरकार से हर लाभार्थी के खाते में जाता है। अब उसमें कोई हेराफेरी का कोई स्कोप नहीं है। 100% मनी गोज टू दी कंसर्न पर्सन। इसीलिए पंचायतों का पैसा है वो भी सारे का सारा उनकी पंचायत को सीधा मिलता है। लेकिन फिर भी काफी कुछ ठीक करने वाला है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया। और ये जो है, हम जब बात कर रहे थे कि देश के 75 साल हो गए, ऐसा कभी नहीं देखा होगा, हमने तो नहीं देखा कि जब हमारे बुजुर्ग सुनाया करते थे कि इंग्लैंड वाले लिख के करते थे कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। गांधी जी को भी धक्के पड़े ट्रेन में, ऐसी बात हमने इतिहास में पढ़ी है, सुनी है। लेकिन आज मोदी जी जहां देश को ले गए वहां दुनिया के प्रधानमंत्री मिलने से पहले उनके पांव छूते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले कहते हैं मोदी इज द बॉस, अमेरिका वाले कहते हैं कि आप अपने साइन करिए, 57 कंट्रीज कहते हैं आपको देशवासियों को, भारतीयों को वीजे की जरूरत नहीं है। पहले 19 कंट्री थे, अब 57 कंट्रीज है जहां हमें वीजे की जरूरत नहीं है। सिर्फ पासपोर्ट लेके जाओ तो आपको एंट्री मिल जाएगी जितने समय के लिए चाहिए। तो ऐसा, तो इंग्लैंड वालों ने क्या सोचा कि जो देश को ऐसा आगे ले गया, हर इंडियन व्यक्ति जो है वो गौरवमय महसूस करता है बाहरी दुनिया में, तो उन्होंने भी, उनकी इकोनॉमी फेल हो गई। हमारे पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, वहाँ 200 रुपया लीटर है इंग्लैंड में, और पाकिस्तान का तो आप देख ही लीजिए क्या हालत है। तो ये उन्होंने सोचा हमको भी अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है तो क्या करें, उन्होंने फिर एक भारतीय को चुना। हमारे लिए तो खुशी की बात है, वो पंजाबी है, ऋषि सूरज, मलेरकोटले का रहने वाला है। तो अब उसने हाथ में कुत्ता भी रखता है, और जो उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, उसमें वो कुत्ता लेके घूमता है जहां लिखा था इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। और उसके साथ उसने एक नई बात भी की, वो अपनी गाय भी साथ रखता है, जिसका ऐसी हमारे देश की शान बनी है, ऐसा देश का सम्मान बना है। तो लेकिन मैं ये कहता हूं
कि मेरा ताल्लुक जब बताया गया, इंट्रोडक्शन दी गई तो बताया गया कि मैं पुलिस सर्विस में हूँ, रहा हूँ, तो क्राइम जो है आदमी के दिमाग में होता है। जब से समाज चला है क्राइम होते रहे हैं और होते रहेंगे, क्योंकि बीमार आदमी क्राइम करता है और उसका कभी खुदकुशी कर लेता है, कभी किसी को मारता है, तो वो दैट इज ए क्राइम। जो इसी तरह अब भी कोई आदमी व्यक्ति एक किसी के साथ झगड़ा करे किसी दिमागी टेंशन की वजह से या ड्यू टू सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो हम उसको रोक नहीं सकते। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड जो है वो क्राइम ना हो, ऐसी स्थिति हमारे देश में आ चुकी है। कभी किसी, क्योंकि 6 धर्म को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, कुछ ऐसे धर्म भी हैं जैसे ज्यूज हैं, उनका माइनॉरिटी कमीशन में नाम नहीं है, एंग्लो इंडियन है वो नहीं है, कुछ और लोग भी हैं जो अपने आप को अलग से धर्म समझते हैं, बहाइज हैं, लिंगायत हैं, वो उनको नहीं है। लेकिन हम सभी लोग जो इनकी बिना, मेजॉरिटी के बिना कैसे जी सकते हैं? और मेजॉरिटी हमारा देश है। मैं आज ये किताब पढ़ रहा था अफगानिस्तान की, कि वहाँ हिंदू शाही राज से जो कैसे अब वहाँ हिंदू मुक्त हो गया, सिख मुक्त हो गया। तो उन्होंने वो किताब, मैं कोशिश कर रहा था, मैंने लिखा कि मुझे ये किताब भेजिए, तो उसमें एक मुसलमान ने लिखी है। अच्छा किया उसने अपनी जो विरासत है उसको इज्जत की है कि हम भी किसी समय ये यहाँ जो अफगानिस्तान है आज जहाँ ज़्यादा कट्टरवाद है, वहाँ किसी समय हिंदू राष्ट्र था। उससे पहले साथ में बुद्ध भी आए, उनके वहाँ मूर्तियाँ बनी, उन्होंने अपने बुजुर्गों की ही मूर्तियाँ तोड़ी। उन्होंने ये कहा ही नहीं कि हमारे बाप दादा कभी इस देश के रहने वाले थे, अफगानिस्तान के। तो उन्होंने जो है उससे, अब आज अफगानिस्तान की क्या स्थिति है हम सब जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान का देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान में 51 में सेंसस हुई, हमारे भी हुई। वहाँ 22% जो है माइनॉरिटी थी और जो 78% मेजॉरिटी थी। आज जब पिछली सेंसस हुई है वहाँ, तो माइनॉरिटी है 4.43%, 4.43%। बाकी 17.5-18% कहाँ चली गई, ये आप समझ सकते हो। कितनी कन्वर्शन हुई, कितनों को देश छोड़ के जाना पड़ा। अब आप बांग्लादेश को ले लीजिए, वहाँ उसकी दोनों की, उसमें 9% माइनॉरिटीज है, दोनों को जोड़ भी लीजिए तब भी 10% से ज़्यादा नहीं बनती। और उस 10% में जो 12% लोग कहाँ चले गए, उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया और क्यों उनको देश छोड़ना पड़ा या धर्म परिवर्तन करना पड़ा, ये हमें सोचने वाली बात है। लेकिन मैं अपने देश की बात करता हूँ, जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसमें जब पार्टीशन हुई तो माइनॉरिटी 16% थी, 16%, मेजॉरिटी 84% थी। आज जो लास्ट सेंसस है 2011 वाली, उसमें माइनॉरिटी 21% है, 5% बढ़ी है, और मेजॉरिटी 5% कम हुई है, 79% है। ये अकेला हमारा देश है जहां माइनॉरिटी सुरक्षित है। यहाँ सुरक्षित ही नहीं है, इनको आगे बढ़ने का मौका भी मिल रहा है। हम राष्ट्रपति भी हैं, बने हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी बने हैं, फौज के जर्नल भी बने हैं, कमांडर इन चीफ बने हैं, एयरफोर्स के कमांडर एयर मार्शल बने हैं, चीफ एयर मार्शल बने हैं, और सभी जगह हमारे लोग जो है माइनॉरिटीज के आगे हैं। पाकिस्तान में यूनुस योहाना को क्रिकेट का कैप्टन बनने के लिए मोहम्मद यूनुस बनना पड़ता है, और उसकी माँ कहती है कि तू मरी क्यों नहीं गया, अपना धर्म क्यों छोड़ा तूने। लेकिन यहाँ मंसूर अली खां पटौदी जो हमारे पास के रहने वाले हैं, वो भी कैप्टन बनते हैं, मोहम्मद अजरुद्दीन भी बनते हैं, बिशन सिंह बेदी भी बनते हैं। यहाँ किसी के साथ किसी को धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है कि अगर आपको कहीं आगे बढ़ना है तो आप अपना धर्म परिवर्तन कीजिए। ऐसी भारत में कहीं किसी जगह भी कोई ऐसी समस्या नहीं है।
तो लेकिन ये भी नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है। देयर आर सर्टेन पीपल हु आर मेंटली नॉट फिट टू बी इन द गवर्नमेंट जॉब्स, दे क्रिएट सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और उनके लिए हम बैठे हैं। जो माइनॉरिटी कमीशन इज देयर टू हेल्प यू आउट। अगर यहाँ कोई केस एक का दुका होता है वो हमारे ध्यान में आना चाहिए और हम कोशिश करेंगे। लेकिन अब करें क्या? देश आजाद हो गया, 75 साल हो गए, हम दुनिया में एक नाम बन गया, और मैं बातें करूं तो ये लगेगा कि मैं किसी खास व्यक्ति की बात कर रहा हूं और उसने हमारे देश को एक व्यक्ति कहां से कहां ले गया। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद गए पंजाब में तो उन्होंने एक बात कही कि अगर देश को आजाद होना है तो सब भारतीयों को गुरु गोविंद सिंह बनना पड़ेगा। और यही बात मदन मोहन मालवीय जी ने कही कि जैसे समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो हर भारतीय को एक बच्चा अपना सिख बनाना चाहिए। ये उनकी लिखत है, बहुत पुरानी बात है। लेकिन आज क्या है? आज हर भारतीय को नरेंद्र मोदी बनना पड़ेगा। अगर हमने देश को आगे जाना है तो हम नरेंद्र मोदी के सारे नरेंद्र मोदी बने। मैं पार्लियामेंट बोर्ड का मेंबर भी हूं, जो केवल 11 आदमी होते हैं। तो जब नरेंद्र मोदी जी की माता का देहांत हुआ तो हम सोच रहे थे, सुबह जब हमें पता चला कि सभी लोग इकट्ठे करके जहाज लेके चलते हैं, कैसा करेंगे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, दूसरे सभी से, क्योंकि हम 11 ही आदमी हैं, मोदी साहब के बाद फिर 10 रह जाते हैं। तो जब हम अभी विचार ही कर रहे थे तो वहां से मैसेज आ गया कि वो तो क्रिपेशन करके अगली जगह भी चले गए। तो मुझे महाराजा रणजीत सिंह की याद आई कि उनके बेटा खड़ग सिंह गवर्नर थे, तो उन्होंने टैक्स नहीं भरा, तो महाराज ने उनको गिरफ्तार करवा लिया, अपने बेटे को। उसको पूछा कि बाद में वो बादशाह बने, राजा बने, महाराजा बने, कि आपने टैक्स नहीं दिया। कहने लगे कि मेरी माँ का देहांत हो गया था, मेरी माँ का देहांत हो गया था। अब जो खड़ग सिंह की माता है वो उसका महाराजा साहब से क्या रिश्ता हुआ, आप समझ सकते हैं। तो उसने कहा जो राजे होते हैं इनकी माएँ नहीं होती, सभी देश इनकी औरतें उनकी माँ होती है। और आपने अपना काम करते रहना चाहिए, अपना जो पर्सनल जो दुख है उसको लोगों में उजागर नहीं करना चाहिए। ऐसे आदमी मोदी जी हैं जो हर एक आदमी के लिए एक आशा की किरण है। हमारे देश के लिए आशा की किरण बन के आए हैं। हमारे देश में वो भी समय आया जब हमारे प्रधानमंत्री श्रीलंका गए और वहां की फौज ने सलामी देने की बजाय उनको बट मारने की कोशिश की, आप सबने देखा। और कहां वो और कहां आज की बात है, आप बाहर जाइए, सभी लोग पूछते हैं डू यू नो मिस्टर मोदी, तो you don't need no other book to read, you have Mr. Modi, है। So ये हमारी स्थिति आज की है। उसको आगे बढ़ाने के लिए लोग बहुत सारे शंके पैदा करते हैं। मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई कि दिस कमीशन वाज क्रिएटेड टू डिस्पेल द लर्किंग डेंजर इन द माइंड ऑफ द माइनॉरिटीज। मन में ये अगर देश मेरा नहीं है तो ये देश किसका है? आई बिलोंग टू दिस लैंड, ये मेरा देश है, हमारा नहीं। हाँ जी, तो वो इसको हमें आगे भी हम ही को बढ़ाना है। इसमें कमजोरियां भी होंगी, उसको मिलके दूर करना है। समाज की सेवा के लिए सबको मिलके काम करना है। ऐसा हमें उसके लिए बैठ के मिलके, अब सभी लोग एक मंच पे आए हो, एक जगह बैठे हो, लोग धर्म की बात करते हैं। मैं सिखिज्म इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ रिलीजन, तो उसमें धर्म की परिभाषा दर्ज की है, सर्व धर्म में शेष धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर, अल्लाह का नाम लो। तो आज मैं राग ध्वजाबंदी में पाठ कर रहा था,
तो गुरु तेग बहादुर साहब की वाणी है, एक नहीं दो शब्द है, राम सिमर राम सिमर राम सिमर यह तेरो काज है। भगवान का नाम है। लेकिन ये कहें कि वो किसी व्यक्ति विशेष को बात कर रहे हैं तो ऐसी नहीं है। तो उन्होंने अलग से भी नहीं कहा कि ये शब्द मैं देता हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ राम रिप्रेजेंट अवर कल्चर। ये मैं नहीं कह रहा, मौलाना इकबाल कर रहे हैं, डॉक्टर इकबाल कर रहे हैं। उनका सबसे अच्छा पोएम राम के बारे में उन्होंने लिखी थी कि राम रिप्रेजेंट अवर कल्चर। वो पोएम जो सभी के लिए है, देश को आगे बढ़ाने वाली थी, जो कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बातें चलनी चाहिए। हमारा गुरु ग्रंथ साहब कहता है वेद कितेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। ये सारे धर्म ग्रंथ अच्छे हैं। और आगे कहते हैं सब गुरपीर हमारे। ये सारे धर्म के जो जिन्होंने धर्म की ज्ञान दिया है, हमें भगवान के नजदीक पहुंचने का रास्ता दिखाया है, वो सभी हमारे हैं। झगड़ा क्यों है? जो ये भारत की धरती से 4 धर्म पैदा हुए, पहले सनातन, फिर जैन, जैन के बाद बुद्ध और अंत में सिख धर्म यहाँ है। लेकिन बेसिकली वी रिप्रेजेंट द सेम डीएनए एंड विद अ चेंज। क्यों बदला, ये लंबी कहानी है। इसी तरह अरब से 4 धर्म आए हैं। पहले ज्यूज आए, ज्यूज के पास क्रिश्चियनिटी आई, क्रिश्चियनिटी के बाद इस्लाम आया, और साथ में पारसी भी आए, जोरस्टीनियन भी आए ईरान से। तो ये एक उनकी धारा, उनकी जगह, उसके बदलाव, वहाँ की बोली। अरब में कौन सा पंजाबी बोली जाएगी, तो पंजाब में हम कौन सी अरबी बोलते हैं। तो इसलिए पंजाब में गुरमुखी में ही लिखा जाएगा और अरब में अरबी में ही लिखा जाएगा। लेकिन हमें उसमें कोई रास्ता तो एक ही है कि अल्लाह भगवान उसको कैसे मिले। हमारे यहाँ ही गाना गाया गया था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। तो आप सभी मिलके बैठे हो, हमें सबको मिलके अब 2 चीजें सबसे बड़ी है समाज में। पहले प्रॉब्लम है एजुकेशन की। जब तक अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी तब तक बच्चा जो अच्छा इंसान नहीं बन सकेगा। मुझे एक आदमी कह रहा था जी, बड़ी चर्चा होती है कई ऐसी, हु क्रिएट्स कंट्रोवर्सी। कहते हैं जी वो फलां संस्था जो है वो लोगों का धर्म तब्दील करती है। मैंने कहा यार, मेरे मन में यही शंका थी। मैंने उनसे बात की तो वो अच्छा इंसान बनाने की बात करते हैं। व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति से समाज निर्माण, समाज से देश निर्माण। लेकिन गुरु नानक तो बहुत आगे निकले। उन्होंने कहा मैं मनुष्य को देवता बना देता हूँ। हाँ जी, लिहारी गुर अपने त्योहारी सदबार, जिन मानस ते देवते किए करतन लागी बार। आग जबको और इंसान देवता। आज जो फ्लड्स में सेवा कर रहे हैं, कोरोना में जिन लोगों ने सेवा की, जो समाज के कहीं भी प्रॉब्लम हो वहां आगे आते हैं, तो उनको देवता नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? सो दिस इज अ प्रोसेस। लेकिन जो झगड़ा करने वाले हैं वो समझते हैं कि हम कहाँ झगड़ा खड़ा करें, किसके साथ झगड़ा खड़ा करें। और दूसरी बड़ी समस्या ये है कि हम एक दूसरे से बात नहीं करते। गुरबाणी भी कहती है कि जो नानक जब लग दुनिया रहिए, किच सुनिए किच कहिए। तो हम जब तक बात ही नहीं करेंगे तो आगे कैसे संवाद और किसी से संपर्क करना, ये दोनों बहुत जरूरी है। आप सभी लोग मिलके बैठे हो, बहुत खुशी की बात है। कभी ऐसा समय निकाल के एक संगठन बनाओ जो हम सब मिलके काम करें, और हम कहें उसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाओ कि ये देश हमारा है, इसको देश को हमने आगे ले जाना है। उसमें एक गुरबाणी का सिद्धांत है, खोजी उपजे वादी बिनस है। जो खोज करता है वो आगे चलता है, जो विवाद खड़ा करता है वो विनाश की रास्ता दिखाता है। तो हमें खोज करनी है उस रास्ते की जो संसार को आगे बढ़ाए, समाज को आगे बढ़ाए। हर एक को संत सिपाही बनना होगा। ये धर्म जो है हमें अच्छे रास्ते दिखाते हैं। इस्लाम बहुत अच्छा है। मैंने इस्लाम पे लिखा है, मैं पहला आदमी हूँ जिसने कुरान मजीद और गुरु ग्रंथ साहब की बाणी एक साथ लिखी। और मुझे लगता था कि मैं भी अगला सलमान रश्दी बनूंगा। लेकिन मैं इस्लाम को मानने वालों का धन्यवाद करता हूँ
कि उन्होंने मेरी किताब को सराहा और पाकिस्तान में ये किताब जो है उनके सिलेबस में पढ़ाई जाती है। सो आई एम थैंकफुल टू जी। इसी तरह जो हमारे झगड़े होते हैं कि जो ब्राह्मण हैं ये इन्होंने गुरु साहब की विरोधता की सिख धर्म की, तो मैंने पुस्तक लिखी ब्राह्मण भला आखी है। और ब्राह्मण को जब जीवन देखा तो 5 गुरु ग्रंथ साहब में 35 लेखक हैं, 15 तो ब्राह्मण है। 45% ऑफ दी राइटर्स ऑफ गुरु ग्रंथ साहब और ब्राह्मण। आप एक व्यक्ति की वजह से सारे समाज को नहीं कह सकते। जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं वो ब्राह्मण भी थे, वो मुसलमान भी थे जिन्होंने ये कहा कि ये हमारा उच्च का पीर है। और वो मुसलमान भी कौन हुआ जो उनको गुरु साहब को पढ़ाता रहा और उसने ये कहा कि ये गोविंद सिंह है ही नहीं, झूठ बोल दिया तब गुरु साहब की जान बचाने के लिए। लेकिन बाद में दिमाग खराब हुए लोगों के। 47 की बात, जिसकी हम अमृत महोत्सव की बात करते हैं, जब यहाँ से जाने लगे तो नवांशहर के पास उनका गांव था काजी जी का, उनकी कबर ही उखाड़ दी। और जब नुकसान हुआ फिर क्या यार ये कबर गलती से उखाड़ी के इसको बनाए। सो सब धर्म हमारे हैं, सब भाई हम एक दूसरे से मिलके रहते हैं। हम इसको देश को सब मिलके कैसे आगे बढ़ाएं और हर आदमी ये कहे, मुस्लिम क्या है ये देश मेरा है, क्रिश्चियन क्या है ये देश मेरा है, ये सिख है वो कहे देश मेरा है, जैन बौद्ध सभी सनातनी के बिना हम जी नहीं सकते। वी हैव टू लिव टुगेदर। हम सबको मिलके देश का ये अमृत महोत्सव जब खत्म होगा तब शायद हम में से बहुत कम लोग होंगे। लेकिन मोदी जी ने सोचा कि हमें ये काम 25 साल पहले ही शुरू कर देना चाहिए। ये पहला साल अभी खत्म होने वाला है, देश हमारा बहुत आगे बढ़ चुका है। लेट अस बी मोदी एंड मेक दिस कंट्री ए हेवन ऑन द अर्थ, नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड। जो जैसे ये कहता आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अब छुट्टी का दिन है, आज सैटरडे सरकारी अधिकारियों का, तो आप सभी मुझे सुनने के लिए आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्कार, जय जिनेंद्र, नमो बुद्धे, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद। आपके मुख से निकला प्रत्येक शब्द हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आपने इस मंच के माध्यम से अनेकता में एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो मैसेज दिया है उसके लिए जोरदार तालियां। भिन्न भिन्न समुदाय से आए लोग यहाँ, प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए खास है। जिस प्रकार आदरणीय बाबूजी ने कहा कि हम सब मिलकर के एक ऐसा समुदाय, एक ऐसे संगठन का निर्माण करें जिसका एक ही लक्ष्य हो कि भारत को निरंतर आगे बढ़ाना है और सबने मिलकर चलना है। ये भारत देश किसी एक का नहीं, हम सभी का है। हम सब की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इसे ठीक रखें, मिलजुल कर रहें, सौहार्द बनाएं, आपस में एक दूसरे का स्नेह बढ़े।